Hello, everyone, and welcome back to our show, where we invite achievers from different fields to share their insights. Today, we have invited none other than Honorable Dr. Ved Prakash Mishra ji. He is the national head of academic programs of Indian program. Not only this, he is having chair in UNESCO as bioethics in Hafia. He is renowned for his Datta Mege Medical Institute. So we are very pleasured that he accept our invitation, and now we are having a podcast with him. Thank you. So welcome to our show, sir. Pleasure. Pleasure. It's our pleasure, sir. First, yeah. Mine too. सो सर पहले ही मैं पॉडकास्ट यहीं से स्टार्ट करूंगा कि बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट वी वर सिटिंग देयर और हम एक कम्युनिकेशन कर रहे थे और आपके साथ बैठ के वो एक रॉयलनेस जो मतलब फील होती है, आप जिस तरह के आप वर्ड्स यूज करते हैं एक नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी, नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी आप जो वर्ड्स यूज करते हैं, तो इट फील्स लाइक कि हम लोग कोई बहुत ही रॉयल इंसान के साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने बचपन से अमीरी देखी हुई है, बचपन से उनको स्टैंडर्ड सिखाया हुआ, एक कैरेक्टराइज्ड पर्सन जो होता है ना, जो आप जिनके साथ बैठते हो और ऐसा फील होता है कि यार बहुत कैरेक्टरिस्टिक वाला बंदा है, वो आपसे वैसी फील वाइब्स आपसे हमको फील हुई. तो आई वांट यू टू टेल माय ऑडियंस कि आपका बचपन कैसा रहा, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट योर जर्नी, और बायोएथिक्स क्यों मेडिकल फील्ड ही क्यों? थैंक यू वेरी मच. देखिए, रॉयल्टी अमीरी के साथ होती है, ये एक सीधा इक्वेशन हमने स्वीकार कर लिया जी. परंतु मैं ये कहूं कि मैं बड़ी अमीरी के तहत पला बढ़ा तो शायद मैं प्रामाणिकता के साथ मेरी परम पूज्य माता जी के कष्ट के प्रति कहीं न कहीं अन्याय करूंगा. हम लोग एक साधारण परिवार में पैदा हुए, परंतु ये निश्चित तौर पर हमारा सौभाग्य है कि जुझारू वृत्ति, संयमशीलता, अनुशासन, परिश्रम, आस्था, मैं समझता हूं कि ये मेरी परम आदरणीय माता जी से गुण स्वरूप हम कैसे ग्रहण करते चले गए हमें पता नहीं चला. परंतु मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि वॉट एवर लिटिल आई एम, आई एट्रीब्यूट सोलली दिस टू द क्रेडिट ऑफ माई मदर, हु वॉज माई रियल इंस्पिरेशन. मेरी मां बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु तुलसी की रामचरितमानस के अंतर्गत उसकी अगाध आस्था थी. पर कदाचित उसका यह विश्वास था कि इंसानी जिंदगी के हर मसले का उत्तर अगर कहीं बसा हुआ है तो वह तुलसी की रामायण के अंतर्गत उत्तरित है. सर आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू. ये पॉडकास्ट बहुत ही प्रोफेशनल है, बट स्टिल जिस वे से आप बोलते हैं, आपका एक टोन जो आप एक पिच क्रिएट करते हैं, इट्स रियली रियली अप्रिशिएबल. I'm so thankful to you. But as I was telling you, और केवल एक दृष्टिकोण नहीं, दिशा का निर्देश, और इसलिए बहुत मेरे प्रारंभिक प्राइमरी शिक्षा से ही अपनी क्लास में मैं कभी सेकंड नहीं रहा, मैं हमेशा अव्वल रहा. और सबसे बड़ी बात यह रही कि मेरिट के प्रति सजगता, ये कदाचित जहन के अंतर्गत माताजी ने इस तरीके से प्रतिपादित किया था कि गुणवत्ता ही इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि और पहचान होती है, बाकी सारी चीजें दुय्यम है. परंतु अगर हम गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए परिश्रम के साथ, साधना के साथ में जुट जाएंगे तो कोई भी चीज असाध्य नहीं है. और ये उनका निर्धार, उनका निश्चय, उनकी दृढ़ पृष्ठभूमि, उनका आग्रह कदाचित मैं सबसे अधिक
जब मैं पीछे पलट के देखता हूं तो मैं उससे प्रभावित रहा। ये मेरी मां की इच्छा थी, कुछ कारण थे जिनके तहत उन्होंने निर्णय लिया कि मां मुझे लाड़ से पप्पू बुलाया करती थी कि मैं मेरे पप्पू को डॉक्टर बनाऊंगी। और मैं समझता हूं कि उनका ही ये दृढ़ निश्चय था कि मैं गुणवत्ता यादी के आधार के ऊपर में मेडिकल में मैंने प्रवेश किया। 1972 से 77 के बीच मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई हुई। मैंने एमबीबीएस किया, मैं अपने कुल परिवार का पहला डॉक्टर था। और 1978 के कॉन्वोकेशन के अंतर्गत जब एमबीबीएस की डिग्री मेरे हाथों में आई तो मैं आपसे कहता हूं कि मैं कभी विस्मरित नहीं कर पाऊंगा कि मैंने उस डिग्री को देखा और मुझे ऐसा लगा कि एक कागज का टुकड़ा है जिस पर एक हस्ताक्षर है, जिससे ये डिग्री सर्टिफिकेट बन गया। और इसके आधार के ऊपर में मेरे जैसा एक सामान्य परिवार का बच्चा आज डॉक्टर बन करके अपने नाम के सामने डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा से अब वो डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा हो गया और ये प्रीफिक्स उसके साथ ताजिंदगी रहेगा। और तब मन में विचार आया कि 2 कागज जिंदगी में ऐसे होते हैं जो कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के हस्ताक्षर से निश्चित तौर के ऊपर में अतुलनीय हो जाते हैं। पर एक मुझे याद आया कि हम करेंसी नोट देखें, उस पर भी एक सिग्नेचर होता है, कागज का टुकड़ा होता है और एक हस्ताक्षर होता है रिजर्व बैंक के गवर्नर का, जो वचन देता है कि मैं धारक को जितने का नोट है उतने रुपए की अदायगी का वचन देता हूं। आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर से कागज का एक टुकड़ा प्रॉमिसरी नोट बन जाता है, वैल्यूएबल बन जाता है, वर्थ बन जाता है। और मुझे ऐसा लगा कि ठीक इसी तरह डिग्री भी एक कागज का टुकड़ा है जो आपके पारिश्रमिक के सर्टिफिकेशन का प्रतीक है, परंतु वह कुलगुरु के हस्ताक्षर, वाइस चांसलर के हस्ताक्षर से वो डिग्री में रूपांतरित होता है। और तब जहन ने एक विचार किया, क्यों ना मेरे हस्ताक्षर से मैं कागज के टुकड़े को डिग्री में रूपांतरित करूं। ग्रेट। और इसलिए कदाचित वहीं से वैद्यकीय शिक्षा के अंतर्गत सब कुछ समर्पण के भाव से कर गुजरने का भाव मन में आया। मैंने व्याख्याता पद की नौकरी की, परंतु उसी के साथ शिक्षा के डिसीजन मेकिंग प्रवास के अंतर्गत मैं कुछ चीजें जो मकाम के तौर पर हासिल कर पाया। मैं नागपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक, सबसे कम उम्र का शिक्षक सदस्य होने का सद्भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं सबसे कम उम्र का वैद्यकीय मेडिकल फैकल्टी, वैद्यकीय संकाय का अधिष्ठाता बना। मैं सबसे कम उम्र का विद्वत परिषद का सदस्य बना। मैं सबसे कम उम्र का मेडिकल काउंसिल, वैद्यकीय परिषद महाराष्ट्र राज्य का सदस्य चुना गया। और 1985 में मैं सबसे कम उम्र का देश की भारतीय वैद्यक परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य चुना गया। इन सारे मौकों ने मुझे एक चीज प्रतिपादित करते हुए साफ किया कि प्रत्येक भूमिका अवसरों के साथ निभाई जानी अनिवार्य है। अगर नियति, लोक आशीर्वाद, कदाचित प्रभाव उत्पादकता ये अवसर मुझे दे रही है, तो इन अवसरों का सदुपयोग रचनात्मकता के साथ करना अनिवार्य है। और इसलिए मैंने प्रत्येक जिन पदों को नियति ने मुझे मेरी गोद में माताजी के आशीर्वाद से डाला, मैंने उसमें रचनात्मकता की सारी बुनियादों को पुख्ता करने का प्रामाणिक प्रयास किया। अध्ययन ये मेरी थाती है। चीजों की रचनात्मकता को स्वीकार करना मेरा स्वभाव है। और
क्रिएटिव मैनिफेस्टेशन के साथ में एजुकेशनल संदर्भों के औचित्यों का निर्वहन कैसे होगा, गुणवत्ता और रचनात्मकता उसके अंतर्गत कैसे वृद्धिकृत होगी, इनको लेकर के मैं सदैव सजग और जागरूक रहा। इसके प्रति मेरी प्रतिबद्धता रही और इसमें डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, मैं डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की उस बात से बहुत प्रभावित हूं कि फाइनली इट इज द पॉलिसी विच मेक्स अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ मल्टीट्यूड्स। डिसीजन मेकिंग फोरम पर कॉस्मेटिक तौर के ऊपर में बैठ जाना जी केवल एक औपचारिकता है, जी परंतु डिसीजन मेकिंग फोरम के अंतर्गत जब हम बैठते हैं तो जिम्मेदारियों का भाव हमारे सर पर इतना अधिक व्यापक और गंभीर होना चाहिए कि हम आने वाले वक्त की तस्वीर और तकदीर को यहां से बदल सकते हैं, और उसका बदलाव हमारी इस डिसीजन मेकिंग की ताकत के अंतर्गत है। कदाचित वह प्रश्रय, वह प्रतिबद्धता, इसने मुझे जिंदगी में बहुत दूर तक वो लेकर के चली। विशेषकर देश की वैद्यकीय शिक्षा, इसको लेकर के मैंने सदैव विगत 4 दशकों में प्रयत्न किया। चूंकि नियति के आधार पर सारे फोरम्स के अंतर्गत सदस्यत्व का लाभ मुझे था, इसलिए मैंने नागपुर विश्वविद्यालय किया, आरोग्य विश्वविद्यालय किया, देश की वैद्यक परिषद किया। इनमें जो एकेडमिक्स प्रारूप थे जी देश की शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा हो, टीचिंग लर्निंग कैसी हो, जी करिकुलम डिजाइन कैसा हो, परीक्षा के मानक कैसे स्तर के बने, इन सारी चीजों को लेकर के जो पॉलिसी फ्रेम्स हुआ करते थे, उनको निर्धारित करने के फोरम में होने के कारण निश्चित तौर पर मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़े योगदान का जो सुअवसर मुझे मिला, उसको सिद्ध और सार्थक करने का प्रयास मैंने मां की दी हुई प्रेरणा के कारण किया। मुझे खुशी है जी कि 2019 के अंतर्गत जो पूरे देश के अंतर्गत मॉडल मेडिकल एजुकेशन का में मेडिकल वैद्यकीय शिक्षा में पूरे देश में भारत सरकार ने लगाया। सर हम वही क्वेश्चंस पे आएंगे धीरे धीरे। बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे आपसे, जैसे कि दत्ता मेघे में आपका कैसा सफ़र रहा, हाउ हार्ड इट वाज फॉर यू वहाँ पे एक अचीवमेंट हासिल करना। वहाँ पे आज भी लोगों के ड्रीम होते हैं एडमिशन के लिए, तो दत्ता मेघे का सफ़र, नागपुर में क्या सपोर्ट मिला आपको, दत्ता मेघे को किस तरह का रिस्पांस मिला? हम नहीं, देखिए, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स प्रश्न केवल इंस्टीट्यूट का नहीं है जी जब तक आप एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स का निर्माण नहीं करेंगे। सी गुणवत्ता न आसमान से टपकती है न जमीन से उगती है। ए, उसके प्रति सजग होना, 2, उसके प्रति जागरूक होना, 3, उसके क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्धित होना, उसके क्रियान्वयन का पूर्ण मॉनिटरिंग करना। और क्वालिटी सेंट्रिसिटी ऑफ एजुकेशन केवल आप स्ट्रक्चर के सहारे नहीं खड़ा कर देंगे, उसके ऑपरेशन के अंतर्गत, उसके क्रियान्वयन के अंतर्गत, उसके इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत, उसकी मॉनिटरिंग के अंतर्गत, और समय समय पर उसके अंतर्गत जो आवश्यक बदलाव किए जाने हैं वो, और उसमें जो ऑपरेटर्स हैं उनकी कैपेसिटी, इसको बिल्ड करना ये अत्यंत आवश्यक होता है। मुझे खुशी है कि दत्ता मेघे संस्थान 2005 में विश्व विद्यापीठ में रूपांतरित हुआ, डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस उन्हें मिला और मैं उसका पहला वाइस चांसलर बना। जिम्मेदारी के साथ उसको डेवलप करने का, उसको मानांकन प्राप्त कराने का जो प्रामाणिक प्रयास वहां मैंने किया, उसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, जिसके लिए मैं निश्चित तौर पर आदरणीय दत्ता जी मेघे और पूरे श्री सागर जी मेघे, इनका मन से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग विद्यापीठ को डेवलप करने की बिल्कुल क्लियर थी। ग्रेट। मेरे पास वो पूरी एकेडमिक स्वायत्तता थी जिसे मुझे निर्णय लेने का पूरा अधिकार था। नॉर्मली प्राइवेट सेटअप के अंतर्गत निर्णय लेने के अधिकार एकेडमिशियंस के पास होते हैं, जी ऐसा मानना कठिन है।
जिसे हम कहते हैं कि पीपल वर्क विद देयर एप्रन्स क्लिप्ड, बट मैं आपको बहुत शिद्दत से कह सकता हूं कि मुझे पूरी खुली स्वतंत्रता थी और हमारा डिमार्केशन था कि एज फार एज फाइनेंशियल मैटर्स आर कंसर्न, इससे वेद प्रकाश मिश्रा का कोई लेना देना नहीं, और एज फार एज एकेडमिक मैटर्स आर कंसर्न, ये वेद प्रकाश मिश्रा के दायरे के विषय हैं और हमने जो लक्ष्मण रेखाएं खींच ली थी उसमें कोई हमने उनको कभी नहीं ढांका। मैं इसका श्रेय आदरणीय दत्ता जी मेघे और सागर मेघे और सारे मेघे परिवार को देना चाहूंगा कि लक्ष्मण रेखाओं के अंतर को जो हमने आपस की मतैक्यता से खींचा, उनको कभी किसी ने नहीं ढांका। और इसलिए यही कारण है कि आज एक छोटी जगह पर लोकेटेड यूनिवर्सिटी, देश की सबसे मानांकित यूनिवर्सिटी के लेवल पर हम लेकर के पहुंच गए, ये एक आसान सफर नहीं है। जो लोग कहते हैं कि विदर्भ के अंतर्गत कुछ नहीं हो सकता जी, इतने लोग आळशी आहे, इथे काहीच कोणी करायला तयार नहीं, ये कोलोक्वियली हमने एक मानसिकता को इंगित करने का ढंग बना लिया है। चीजें हो सकती हैं, चीजें की जा सकती हैं, दोषारोपण से परिवर्तन नहीं होते, प्रगति का गमक आपको कंधे के ऊपर में जिम्मेदारी और दृष्टि का क्लियर दृष्टिकोण रखते हुए प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन के काम अगर आप करने की निष्ठा के साथ काम करते हैं, निश्चित तौर के ऊपर में पत्थरों पे लकीरें खींची जा सकती हैं। और इसलिए देश के अंतर्गत दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि अब दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम से पूरे देश और दुनिया में प्रचलित है, उसका एक सोज्वल उदाहरण इसी का प्रतीक है कि चीजें संभव हैं, चीजें बनाई जा सकती हैं। प्रतिबद्धता के साथ में अगर चीजों का निभाव लगाने का संकल्प लेकर के हम निकलें और उसके लिए एक योग्य दिशा निर्देशन, दिशा निर्धारण और क्रियान्वयन, ये तीनों चीजों का समावेश अगर प्रामाणिकता के साथ किया जाए तो जो असंभव लगता है वो भी संभावना के दायरे में आकर के खड़ा हो जाता है। यही उसके पीछे की कहानी है। सर आपने कहा कि सफ़र आसान नहीं था दत्ता मेघे का, सो नाउ आई वांट टू आस्क यू कि यूनेस्को तक का सफ़र कैसा था? देखिए, मैंने आपसे कहा कि चूंकि मेडिकल एजुकेशन ग्लोबलाइज्ड है जी, और 2001 के यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के बाद और वैसे भी अगर आप देखें तो ग्लोबलाइजेशन के कारण बाउंड्रीज का कोई अर्थ नहीं बचा। और एक चीज वैद्यकीय शिक्षा के बारे में हमको समझना चाहिए कि वैद्यकीय शिक्षा किस लिए? इट इज फॉर द पर्पसेस ऑफ एमिलियोरेशन ऑफ पेन। पीड़ा को कम करने की जो विधा है वो मेडिसिन है। मेडिसिन, यस सर। पीड़ा ना अमेरिकन और हिंदुस्तानी की अलग नहीं हुआ करती जी, पीड़ा का रंग एक होता है, पीड़ा का रूप एक होता है, पीड़ा का स्वरूप एक होता है, और इसीलिए पीड़ा के प्रति दृष्टिकोण भी एक ही होना चाहिए। सो द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन ये बिल्कुल नैसर्गिक है। प्रश्न केवल इतना था कि हिंदुस्तान के मेडिकल एजुकेशन की भूमिका को जागतिक स्तर पर प्रतिपादित करने का जो मानस है जी, ये चीज मेडिकल काउंसिल में होने के कारण, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज की सदस्यता के कारण और उसके माध्यम से मिले हुए एक्सपोजर के कारण हमारे दिमाग में ये बात बहुत क्लियर आई कि हम ग्लोबल मेडिकल एजुकेशन के बड़े प्लेयर बन सकते हैं, परंतु कुछ परिवर्तन हमें करने होंगे। और उन परिवर्तनों का स्वरूप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की विद्वत परिषद के अध्यक्ष के नाते हमने शुरू किया। उसके लिए जो पाठ्यक्रम बनाना था उस जागतिक स्तर का पाठ्यक्रम तैयार किया। जो फैकल्टी कैपेसिटी डेवलपमेंट की विधा होनी चाहिए थी उनको लेकर के नेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करवाया। पूरे शिक्षकों के साथ में जिस प्रकार की अपडेट ट्रेनिंग होनी चाहिए थे उनका निर्धारण किया। टीचिंग टेक्नोलॉजी के जो मेथड्स के अंतर्गत बदलाव आने थे वो किए, और जो परीक्षा संबंधी आमूलाग्र परिवर्तन जागतिक स्तर के अंतर्गत आवश्यक थे उनको निर्धारित करने के कारण एक बड़े पैमाने के ऊपर में जागतिक स्तर का चित्रण मेडिकल एजुकेशन में खींचने में माताजी के आशीर्वाद और नियति की जिम्मेदारियों से बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिला। और उसके अंतर्गत जो मानचित्र खड़ा हुआ उसने, मैं आपको बहुत विनम्रता से कहता हूं कि आज हिंदुस्तान का मेडिकल एजुकेशन इसकी दखल दुनिया लेती है। 100%। ये मैंने बिल्कुल प्रत्येक इंटरनेशनल फोरम के अंतर्गत महसूस किया। मेरा यूनेस्को चेयर के साथ होना, मेरा इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी का के अंतर्गत होना, मेरा ग्लोबल नेटवर्क काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल होना, जी,
ये केवल वेद प्रकाश मिश्रा की गुणवत्ता का सर्टिफिकेशन है, मैं नहीं मानता, परंतु भारत के वैद्यकीय शिक्षा के नव स्वरूप का ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि दुनिया अब भारत के एजुकेशन की वैद्यकीय एजुकेशन की दखल लेती है, और उसी के कारण अब जागतिक डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत जी। भारत की स्वीकार्यता पहले से बहुत बढ़ चुकी है और अब हम प्रमुख सब- भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि वर्ल्ड वाइड हम इंडिया को इन्वॉल्व करते हैं कोई मेडिकल रिलेटेड सॉल्यूशन निकालने के लिए। सो आई वांट टू आस्क यू कि बायोएथिक्स में इंडिया का क्या योगदान रह चुका है? देखिए, एक चीज समझिए, प्रेजेंट मेडिकल एजुकेशन का जो जागतिक, जिसे हम वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन का मॉडल कहते हैं, जी ये दो चीजों पे एम्फसाइज करता है। और ऐसा नहीं कि हम एम्फसाइज नहीं करते थे, जी। परंतु इस बात पर एम्फसाइज करता है कि एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन, इसका आउटकम रोबोटिक एजुकेशन से नहीं हो सकता। बिल्कुल। भाई अल्टीमेटली आप सोच करके देखें कि अगर मेडिकल एजुकेशन का क्रियान्वयन ह्यूमनाइजेशन में नहीं होगा, मानवीयकरण के अंतर्गत नहीं होगा, तो इट कैन नॉट बी अ मेडिसिन ऑफ द रोबोट्स फॉर द रोबोट्स एंड बाय द रोबोट्स। yeah. It has to be of the human beings, by the human beings, for the human beings. Therefore, humanization. Sir, I want you to tell my audience कि bioethics, what is, like basically what is bioethics? See, bioethics का प्रिंसिपल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के घटनाक्रम के तमाम विभत्सता के बाद जी 1948 में जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की संरचना हुई, जी तो उसमें दो महत्व के डिक्लेरेशन अडॉप्ट किए गए, जिनके दो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स थे। एक, इंटरनेशनल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इवॉल्व हुआ, ओके जिस बेसिस के ऊपर में जिनेवा कन्वेंशन डिक्लेयर हुआ, ओके जिनेवा डिक्लेरेशन डिक्लेयर हुआ। जी। 1948 के अंतर्गत जिनेवा कन्वेंशन के आधार पर ही वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने लंदन के अंदर में जो डिक्लेरेशन दिया, उसके अंतर्गत ये कहा गया कि भाई अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर में डॉक्टर्स की जो भूमिका अनएथिकल थी, ओके क्यों ना उसे एथिकल Ethical कंडक्ट बना के दिया दायरे जाए। में जोड़ा जाए। जी और इसलिए बायोमेडिकल रिसर्च को लेकर हेलसिंकी का डिक्लेरेशन ओके और जिनेवा कन्वेंशन प्लस बायोएथिकल प्रिंसिपल, जिसके 4 प्रमुख प्रिंसिपल्स जागतिक तौर पर मान्य किए गए। एक, बेनिफिशंस, डॉक्टर जो भी करेगा अपने ज्ञान का उपयोग, वो पेशेंट की भलाई के लिए करेगा। पेशेंट की भलाई का सर्वोपरि स्वरूप, इसके अलावा दूसरा कोई स्वरूप नहीं हो सकता, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, नॉन मेलिफिशंस, केवल भलाई नहीं, उसके अंतर्गत कहीं किसी प्रकार का मैलिस, द्वेष आना ही नहीं चाहिए, यह उसकी दूसरी सिद्धांतिक। तीसरी, ऑटोनॉमी, पेशेंट पर्सन है, उसका अधिकार है, उसके मौलिक अधिकार हैं, वो ऑटोनमस है, वो सबऑर्डिनेट और सब्जुगेट नहीं हो सकता, इसलिए पेशेंट की ऑटोनॉमी। आप जो कुछ भी उसके साथ करना चाहते हैं, उसको लेकर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट के साथ उसकी जो जानकारी आपके पास है, उसकी आवश्यक गोपनीयता, ये सारे बायोएथिकल प्रिंसिपल के हिस्से हैं। और चौथा प्रिंसिपल, जस्टिस, जी। इक्विटी, इक्वानिमिटी, प्रेस्टीज, एस्टीम, ऑनर, डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। यस ये सारे जो मानवीय मूल्य हैं, ये शिक्षा के अंतर्गत आने अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं था कि हम इन चीजों के बारे में जानते नहीं थे, पर ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं थी। अब जो पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें अब पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। ये इन्हें पढ़ाना पड़ता है, इनकी कॉम्पिटेंसीज हैं, इनको तैयार करना पड़ता है, विद्यार्थी इनसे प्रशिक्षित होता है। और इसलिए अब जो पाठ्यक्रम है, उसके 3 हिस्से हैं। एक, कॉग्निटिव डोमेन, जो ज्ञान का हिस्सा है। दूसरा, अफेक्टिव डोमेन, जो ह्यूमनाइजेशन का हिस्सा है। और तीसरा, स्किल का डोमेन, जो क्रियाशीलता का हिस्सा है। जी और ये हिस्सा मैंने हाल ही के अंतर्गत, मेरे जागतिक भाषण के अंतर्गत, मैं जब कर रहा था जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, तो उस समय मैंने कहा था कि ये तीनों चीजें आज नहीं, महात्मा गांधी ने 1939 में कह दी थी। बुनियादी तालीम को लेकर के गांधी जी ने एक बात कही थी कि वो शिक्षा जो केवल मस्तिष्क को ट्रेन करती हो, बौनी शिक्षा है। वो शिक्षा जो मस्तिष्क को ट्रेन करके हाथों के कौशल को प्रमाणित करती हो, जी। वो भी आधी अधूरी है। इसलिए गांधी के कथन अनुसार एजुकेशन कैन नॉट बी जस्ट एजुकेशन ऑफ हेड, इट कैन नॉट बी जस्ट ऑफ हैंड,
It cannot be even just of head and hand. It has to be education of 3H. Head to hand through heart. हेड थ्रू जो एजुकेशन हेड से निकलेगा, हार्ट से होता हुआ हैंड के पास जाएगा, वो ह्यूमनाइज्ड कौशल्य का निर्माण करेगा. यस बायोएथिक्स इज एजुकेशन ऑफ हार्ट. फीलिंग्स, एम्पथी, कंपैशन, सहानुभूति, समानुभूति, इन सारे, प्रोफेशनलिज्म, एल्ट्रुइज्म, अच्छा कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मीनिंगफुल लीडरशिप एंड जिंदगी भर के अध्ययन के प्रति प्रतिबद्धता, ये सारे बायोएथिकल प्रिंसिपल्स हैं. इसलिए बायोएथिक्स ह्यूमनाइजेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ह्यूमनाइजेशन ऑफ प्रोफेशन इसके लिए अनिवार्य है. ग्रेट. सो बीइंग द चांसलर ऑफ दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट, आई वांट टू आस्क यू कि ऐसी मेडिकल फील्ड में और क्या अपडेट्स आ रहे हैं या कैसे हम ग्रो कर रहे हैं ताकि जो यहाँ से स्टूडेंट्स रशिया स्टडी कर रहे हैं मेडिकल के लिए, उनको हम इंडिया में ही बेस्ट एजुकेशन दे पाएं. देखिए, एक चीज समझिए, एक तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं, मैं प्रो चांसलर हूं. आदरणीय मेघे जी, दत्ता मेघे जी चांसलर हैं हमारे, मैं प्रो चांसलर हूं. सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू जो हमको समझना चाहिए वो ये कि 2002 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद टीएमए पई फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को मान्यता मिल गई. इसलिए अब ये कॉस्ट बेस्ड एजुकेशन है. जी. ओरिजिनल एजुकेशन की संकल्पना जो हमने की थी वो ये थी कि स्टेट सब्सिडाइज्ड एजुकेशन देगा. जी. परंतु प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन ने कॉस्ट बेस्ड एजुकेशन को प्रचलित किया और करना अनिवार्य था. कॉस्ट ये अपने आप में एक लिमिटिंग फैक्टर है. I may be meritorious, but I may not be in a position to afford the fee of a private college. And therefore, learners who may be eligible to be and entitled to admission, but because the cost of education is beyond their affording, therefore they are wanting to opt for the countries where the cost is comparatively low. So it is only the cost, it is not the standard, it is the cost which is the bridging factor. Now, curtailment of cost, it is a very huge question which has to be looked kaleidoscopically. Okay. हम एक चर्चा के अंतर्गत उसका निदान नहीं लगा सकते. बट सच ये है कि ये प्रॉब्लम जब हमारे सामने 2002 के अंतर्गत आया, जी. तो उस समय एज चेयरमैन ऑफ द एकेडमिक काउंसिल एंड चेयरमैन ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन काउंसिल ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मुझे इस बात का रास्ता निकालना पड़ा. स्क्रीनिंग टेस्ट जो आई वो इसलिए आई कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स हमारे स्टैंडर्ड्स से अलग होंगे, कॉम्प्रोमाइज होंगे. हम इन बच्चों को डायरेक्टली कैसे प्रैक्टिस में डाल दें? जी. देश और दुनिया के अंदर में हम लोगों को की जान खतरे में नहीं डाल सकते. इसलिए ये तय हुआ कि उनकी एक परीक्षा होगी. उस परीक्षा के अंतर्गत जो पास होगा उसे 1 साल के लिए हिंदुस्तान के किसी रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप करनी होगी. So that he becomes used to what is required to be practiced in India in the context of the existing MBBS curriculum in the country. और वो इंटर्नशिप के बाद में जैसे हमारा बच्चा एलिजिबल होता है प्रैक्टिस करने के लिए, वैसे उन बच्चों को एलिजिबल किया जाएगा. अब उसको उसकी जगह पर नया प्रारूप 2019 के बाद में प्रतिपादित है, उसको हम एग्जिट टेस्ट कहते हैं. मोर और लेस वही स्वरूप है कि बिना फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को इक्वलेंस उनका सर्टिफाई किए बिना दे कैनॉट बी अलाउड टू बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इज वर्कड आउट फॉर डिलिजेंट सर्टिफिकेशन. Great. So the students who are pursuing medical right now, like some are pursuing in abroad and some are pursuing in India. तो जब abroad से यहाँ पे students आते हैं वापस इंडिया, तो is there any kind of partiality की उनको एक बेटर जॉब या बेटर पे, अच्छा पे होता है फॉरेनर्स को और इंडियन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये एक केवल काल्पनिक धारणा है. जी. अल्टीमेटली एक बार कॉमन प्लैंक के ऊपर में सर्टिफाई हो गए जी
तो फिर इट इज द एलिजिबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। Actually- आप मनोधारणा कुछ भी रखें, जी हकीकत के अंतर्गत ऑपरेशनल ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन कहीं पर भी जी न प्रिस्क्राइब्ड है, न कहीं डिस्क्रिमिनेट करने का किसी को अधिकार जी। है। अगर किन्हीं कारणों से होता है तो व्यक्तिगत है, सापेक्षित है वो। इट कैन नॉट बी पुट अक्रॉस एज अ मैटर ऑफ परमिसिबल प्रैक्टिस। नो, एम्फेटिक नो। सर वक्त का शॉर्टेज होने के कारण आई वांट टू आस्क योर लास्ट क्वेश्चन कि आप अगले 10 इयर्स में इंडिया के मेडिकल एकेडमिक्स को आप कहाँ पे देखते हैं? देखिए, अभी हाल ही में मैं मेरे एक सत्कार के रिप्लाई में दिल्ली में भाषण कर रहा था, जी। रिप्लाई दे रहा था मेरे सत्कार को। जी उसमें मैंने कहा था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर के ऊपर में एक सही दिशा निर्देश इस देश को करते हैं कि हम विश्वगुरु थे और हमें 21वीं सदी का विश्वगुरु होना है और हम होंगे। मैं उनके इस स्वप्न और उनके दृष्टिक्षेप का बहुत विनम्रता से स्वागत करता हूं। और मैंने इस आधार के ऊपर में कहा था कि आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसी ही बात मैं जिन्हें देश का अभूतपूर्व प्रेसिडेंट कहता हूं, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो मेरे बड़े रोल मॉडल और चहेते रहे, जिनके साथ 3 बार उपस्थिति और सानिध्य का मुझे अवसर मिला, उनके एक वाक्य को मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, कोट, just as 19th century belonged to Britishers by virtue of colonial imperialism at their disposal, just as 20th century belonged to Americans because of the scientific advent and technology at their disposal, in the same vein 21st century shall belong to India and India. Okay. It will not be basically on the basis of armory of military might of India. It will not be because of the economic power that India will be able to generate and harness, but it will be attributable to the young demographic dividends of India getting converted into precious human resource to be catering to the cause of humanity, irrespective of the limiting boundaries across the world. Great. Unquote. This is what it is. आज 3 कारणों से मैं ये कह रहा हूं। एक, हम दुनिया के सबसे सिंगल लार्जेस्ट मेडिसिन के मैन पावर को जनरेट करने वाले देश हैं। ग्रेट। आज हमारे पास 812 महाविद्यालय, वैद्यक महाविद्यालय हैं, और 15 अगस्त 1947 को जहां पर हम केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास थे जी और 960 विद्यार्थी एमबीबीएस के लिए प्रवेशित होते थे, आज की तारीख में हम 812 हैं और 1,22,000 से ज्यादा विद्यार्थी प्रवेशित होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जिसके अंतर्गत नियति ने जिम्मेदारियों के निभाने के तहत मुझे एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने का मौका दिया, वो ये कि जिस कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, जिस नेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिस पूरे स्ट्रक्चरिंग के कारण वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने 20 सितंबर 2023 को मान्यता दी भारत को, जी और उस मान्यता के कारण कि हमारे स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड फेडरेशन के मानकों के अनुसार हैं और हम उन्हें 10 वर्षों के लिए मान्यता देते हैं। इस मान्यता का नतीजा ये हुआ कि देश के वे सारे मेडिकल स्कूल्स, कॉलेजेस जो भारतीय रेगुलेटर्स के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उन सब की एंट्री इंटरनेशनल डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में हो गई। नतीजा ये हुआ कि आज हमारे सभी वैद्यक महाविद्यालय जो फाइनल एमबीबीएस की डिग्री बच्चों को प्रदान कर रिकॉग्निशन के शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं, उन सारे कॉलेजेस का नाम इंटरनेशनल डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स मेंटेन्ड बाय वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन में है। जिसका इम्पैक्ट यह हुआ कि आज दुनिया के सबसे सिंगल लार्जेस्ट वैद्यक महाविद्यालय अगर किसी देश के नाम के रजिस्टर्ड हैं इंटरनेशनल डायरेक्टरी में, वो भारत के हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, हमारा नंबर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पूरा यूरोप और अमेरिका और कनाडा, इन सबको भी जोड़ दिया जाए तो इनके महाविद्यालय जितने कुल इंक्लूड हैं उनसे हम ज्यादा है।
और इसलिए Great 2035 का ये WHO का प्रिडिक्शन कि 2035 के बाद दुनिया में हर तीसरा डॉक्टर जो बनेगा वो भारत की सरजमी पे ट्रेन होगा। हम 1/3 ऑफ द ग्लोबल मैन पावर के निर्माण करता होंगे। और इसलिए मैं बहुत शिद्दत से मैंने कहा था, और मेरी ये दृढ़ मान्यता है कि हम 21वीं सदी के विश्व गुरु प्रधानमंत्री के स्वप्नानुसार तो होंगे ही, पर इस प्रक्रिया में वह एजुकेशन जो हमें बहुत निकट भविष्य में विश्व गुरु की मान्यता प्राप्त करा देगा, उसका नाम मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन। इसलिए मैंने दिल्ली के मेरे व्याख्यान के अंतर्गत कहा था कि विश्व गुरु होने की किल्ली निकट भविष्य में अगर मुझे कहीं दिखाई देती है तो उस कुंजी का नाम वैद्यकीय शिक्षण है। और मेरी ये संकल्पना है कि जिस लकीर को हम यहां तक खींच कर लाए, आइए हम सब मिलकर उस लकीर को और इस कदर पुख्ता करें कि सचमुच यह जो हमारी धारणा है यह यथार्थ के अंतर्गत निकट भविष्य में रूपांतरित करने के लिए कटिबद्धता, प्रतिबद्धता और संकल्पों के साथ अगर हम दिशा के अनुरूप प्रयत्नशील रहेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इम्पॉसिबल दिस वर्ड इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ ओनली दोज who can be collectively and individually called as fools and fools only. Sir, I can't get a better line closing my podcast here. So I really want to thank you for coming on my podcast. It was pleasure meeting you, pleasure asking you questions, and it was such a knowledgeable session here. And I will always be grateful to you, sir. Pleasure. Thanks for accepting our invitation. Thank you, sir.